हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्थस अल्सर. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन. लेट्स स्टार्ट. एप्थस अल्सर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन ट्रॉमेटिक अल्सरेटिव कंडीशन ऑफ ओरल म्यूकोसा. तो जो एप्थस अल्सर होता है ये बहुत ही कॉमन टाइप का अल्सर है जो कि हमारी इट इज़ ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अल्सर और एक नॉन ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है. मतलब नॉन ट्रॉमेटिक का मतलब क्या होता है कि कुछ अल्सर हमारे ट्रॉमा की वजह से बन जाते हैं, जैसे चिक बाइट या फिर लिप बाइट हो गई तो वहाँ पे अल्सर बन जाता है, तो ये हमारे ट्रॉमेटिक अल्सर्स होते हैं. तो एप्थस अल्सर इज ए नॉन ट्रॉमेटिक टाइप ऑफ अल्सर. ठीक है. इटियोलॉजी, तो इसकी इटियोलॉजी और कोजेस क्या होते हैं. द एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज नॉट नोन and only the probable factor have been identified which are as follow. तो हमें अभी तक भी एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं पता है, लेकिन हमारे पास कुछ प्रोबेबल फैक्टर्स हैं जो इसे कोज कर सकते हैं. जैसे कि हमारा है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग का मतलब क्या होता है कि जेनेटिकली चलते हैं ये फैमिली में, कि अगर पेरेंट्स को एप्थस अल्सर की प्रॉब्लम थी तो चाइल्ड्स को भी होगी. Exaggregate response to trauma, immunological factor, microbiological factor, nutritional factor, systemic conditions की वजह से, hormonal imbalance, hormonal change during menstrual cycle may be associated with higher incidence of एप्थस अल्सर. तो क्या होता है कि अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नॉर्मली हमें हार्मोनल इम्बैलेंस देखने मिलता है, तो उस टाइम पे भी एप्थस अल्सर हो सकते हैं. तो इट इज़ एन इटियोलॉजी ऑफ एप्थस अल्सर. नॉन स्मोकिंग, द डिसीज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अकर इन नॉन स्मोकर और द पीपल दोज हु हैज़ गिवन अप स्मोकर रिसेंटली. तो ये हमारा नॉन स्मोकिंग की वजह से होता है, भी हो सकता है. जैसे अगर कोई पर्सन रेगुलर बेसिस पे स्मोक करता हो और सडनली वो अपने स्मोक हैबिट को छोड़ दे, तो उसमें भी ये अल्सर्स देखे गए हैं. एलर्जी एंड क्रॉनिक अस्थमा, एलर्जी मैनिफेस्टेशन टू एनी मेडिसिन और फूड में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एप्थस अल्सर. अगर किसी भी पेशेंट को एलर्जी है किसी भी मेडिसिन से या किसी भी फूड से, जैसे नट्स, चॉकलेट है ना, वीट, इन सब से अगर एलर्जी होती है तो उन पेशेंट्स में भी एप्थस अल्सर देखे गए हैं. मिसलेनियस फैक्टर, मिसलेनियस फैक्टर्स का मतलब होता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी. अगर पेशेंट को स्ट्रेस ज़्यादा या एंजाइटी हो रही है तो उसको अल्सर्स हो जाते हैं. आपने देखा भी होगा कि एग्ज़ाम टाइम पे मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि स्ट्रेस ले रहा है पर्सन और अल्सर्स हो गए हैं, तो वो हमारे मिसलेनियस फैक्टर में आते हैं. तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि हमारा जो एप्थस अल्सर है वो मोस्ट कॉमन टाइप का अल्सर होता है, नॉन ट्रॉमेटिक अल्सरेटिव कंडीशन होती है और ओरल म्यूकोसा को इन्वॉल्व करता है. इटियोलॉजी में हमने क्या देखा कि हमें एग्जैक्ट इटियोलॉजी अभी भी नहीं पता है, लेकिन हमारे पास कुछ प्रोबेबल फैक्टर्स हैं जो कि हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग, एग्जेग्रीगेट रिस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर, सिस्टमिक कंडीशंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, एलर्जी एंड क्रॉनिक अस्थमा, नॉन स्मोकिंग, मिसलेनियस फैक्टर्स. क्लिनिकल फीचर्स, तो हमने इटियोलॉजी देख ली. अब क्लिनिकल फीचर. एप्थस अल्सर यूजुअली डेवलप ओवर द मूवेबल नॉन केराटिनाइज्ड ओरल म्यूकोसा सच एज टंग, वेस्टिब्यूल, लिप, बक्कल म्यूकोसा, सॉफ्ट पैलेट एंड फ्लोर ऑफ द माउथ. तो इसने हमें क्या बताया है कि जो ये हमारे एप्थस अल्सर होते हैं वो हमारे मूवेबल म्यूकोसा के ऊपर डेवलप होते हैं और नॉन केराटिनाइज्ड ओरल म्यूकोसा के ऊपर. मोस्ट कॉमनली हमें टंग पे दिखेंगे. टंग पे भी कहाँ पे, लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग पे. वी ऑलरेडी नो टंग की दो सरफेसेस होती हैं और बॉर्डर होता है. तो डॉर्सम सरफेस होती है ऊपर वाली, वेंट्रल सरफेस होती है टंग की नीचे वाली सरफेस, और लेटरल बॉर्डर्स होते हैं. तो टंग पे हमें अल्सर्स कहाँ देखने मिलेंगे, लेटरल बॉर्डर्स पे. वेस्टिब्यूल में दिखने मिल सकता है. लिप्स पे अल्सर हो जाएंगे. बक्कल म्यूकोसा, सॉफ्ट पैलेट एंड फ्लोर ऑफ माउथ पे. हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ डिसीज इज रिपोर्टेड ड्यूरिंग अर्ली अडल्ट लाइफ. तो ज़्यादातर हमें अर्ली अडल्ट लाइफ में ये अल्सर्स देखने मिलते हैं.
Before the appearance of the ulcer, the involved area produce a burning or tingling sensation, but the ulcer are never preceded by vesiculation. तो अल्सर बनने से पहले हमें उस पर्टिकुलर एरिया में बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, लेकिन वेसाइकुलेशन नहीं होता. These ulcers reoccur in an interval of about 3 to 4 weeks. Clinically, aphthous ulcer present 3 recognizable form, namely. तो जो हमारा अल्सर्स होते हैं, एप्थस अल्सर, इनको हम रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस भी बोलते हैं. रिकरेंट वर्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ बार बार हो रही हो, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम रीअकरेंस हो जाना. जैसे 1 हफ्ते बाद अल्सर बार बार बनना, 1 महीने बाद अल्सर बनना, तो ये हमारा रीअकरेंस होता है. तो रीअकरेंस मतलब बार एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद चीज़ें वापस आ जानी. एप्थस स्टोमेटाइटिस, तो ये जो अल्सर्स होते हैं वो 3 to 4 वीक के इंटरवल पर रीअकर हो जाते हैं, बार बार आ जाते हैं. क्लिनिकली एप्थस अल्सर को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में: माइनर एप्थस अल्सर, मेजर एप्थस अल्सर एंड हर्पेटिफॉर्म एप्थस अल्सर. तो माइनर एप्थस अल्सर, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एप्थस अल्सर ऑफ ओरल कैविटी and it appear episodically either as single lesion or in cluster of 1 to 5 lesion. तो जो हमारा माइनर एप्थस अल्सर है वो हमारा सबसे कॉमन फॉर्म होती है एप्थस अल्सर की. ये हमारा मेनली सिंगल लीजन की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और 1 to 5 लीजन भी दिख सकते हैं. मतलब या तो सिंगल हमारा अल्सर होगा या फिर 1 to 5 अल्सर्स होंगे. The ulcers are very painful, shallow, round or elliptical in shape and they measure about 0.5 centimeter in diameter with a cratiform margins. तो जो अल्सर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा, शैलो होता है, राउंड हो सकता है या इलेप्टिकल शेप का हो सकता है. अगर आप उसको मेज़र करोगे तो 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर निकलेगी और इनके जो मार्जिन्स होते हैं वो क्राटिफॉर्म मार्जिन दिखेंगे. The lesion is usually surrounding by an erythematous halo and it is covered by yellowish fibrinous membrane. तो जो लीजन होता है उसके सराउंड में इरिथमेटस एरिया देखने मिलेगा, ठीक है, और वो कवर होता है येलोइश एंड इट इज कवर्ड बाय येलोइश फाइब्रिनस मेम्ब्रेन. माइनर एप्थस अल्सर मोस्टली डेवलप ओवर द नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोसा. जैसे कि हमने इनिशियली पढ़ा कि जो हमारा एप्थस अल्सर है वो नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोसा पे होता है, तो हमारा माइनर भी कहाँ पे होगा? नॉन केराटिनाइज्ड पे. लिप्स पे हो सकता है, सॉफ्ट पैलेट, एंटीरियर फेसेस, फ्लोर ऑफ माउथ, वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग. The ulcer lasts for about 7 to 10 days and then heals up without scarring but reoccur in common. तो जो हमारा अल्सर है वो 7 से 10 दिन तक स्टे करता है, रहता है 7 से 10 दिन तक. उसके बाद वो हील हो जाता है. हीलिंग के बाद वहाँ पे कोई भी स्कार नहीं दिखेगा और रीअकरेंस कॉमन होती है. न्यू लीजन में कंटिन्यू टू अपीयर ड्यूरिंग एन अटैक फॉर अबाउट 3 to 4 वीक पीरियड. तो जैसे हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हमारा अल्सर रीअपीयर हो जाएगा, रीअकर हो जाएगा. तो जो न्यू लीजन है वो हमारे कब देखने मिलते हैं? 3 to 4 वीक पीरियड में. फ्यू लीजन में भी प्रेजेंट इन द माउथ ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली. तो कुछ लीजन हमारे माउथ में कंटिन्यूसली भी प्रेजेंट होते हैं. तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे माइनर एप्थस अल्सर हैं. ये 1 और 2 आपने अगर इसकी टंग पे देखा होगा तो सिर्फ आपको 1 और 2 अल्सर्स दिख रहे हैं. हमने क्या पढ़ा था कि माइनर एप्थस अल्सर या तो सिंगल होता है या फिर 1 to 5 लीजन्स दिखते हैं, ठीक है. उसके बाद इसका डायमीटर होता है 0.5 सेंटीमीटर. तो ये हमारा हो गया माइनर एप्थस अल्सर. दिस इज ऑल्सो ए माइनर एप्थस अल्सर पिक्चर. नेक्स्ट हमारी फॉर्म होती है अल्सर्स की मेजर एप्थस अल्सर. मेजर एप्थस अल्सर आर लेस कॉमन देन द माइनर फॉर्म ऑफ डिसीज. तो जो मेजर एप्थस अल्सर होते हैं वो माइनर फॉर्म से कम देखे जाते हैं, लेस कॉमन होते हैं. दीज आर लार्जर 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड कैन बी एज बिग एज सेवरल सेंटीमीटर इन डायमीटर. तो
जैसा कि नाम ही बता रहा है मेजर, तो इनका डायमीटर बड़ा होगा कंपेयर टू माइनर एप्थस अल्सर। तो इनका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा डायमीटर होता है, और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर में भी जा सकता है। मेजर एप्थस अल्सर आर मोर पेनफुल लीजन देन द माइनर वेराइटी। जो मेजर एप्थस अल्सर होते हैं वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं माइनर एप्थस अल्सर से, एंड दे परसिस्ट इन माउथ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एज दे टेक मोर टाइम टू हील। और ये हमारी ओरल कैविटी में ज़्यादा दिन के लिए रहते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं हील करने के लिए। जैसे हमने भी पढ़ा था माइनर में हमने क्या पढ़ा कि 7 से 10 दिन तक रहेंगे और फिर हील हो जाएंगे, लेकिन मेजर में क्या है, ये ज़्यादा टाइम लेंगे, परसिस्ट इन माउथ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये माउथ में रहते हैं लंबे समय के लिए, एंड दे टेक मोर टाइम टू हील, और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं हील करने के लिए। These lesions are considered to be the most severe among all type of aphthous ulcer and they often make the patient ill, ठीक है। तो ये जो अल्सर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं कंपैरिजन टू अदर फॉर्म लाइक माइनर एप्थस अल्सर एंड हर्पेटिफॉर्म, ठीक है, और ये कभी कभी पेशेंट को इल भी बना देते हैं। Only 1 or 2 lesions develop at a time and are mostly seen over the lip, soft palate, ठीक है। तो ये हमारा 1 और 2 लीजन दिखेंगे हमें एक टाइम में। Beside involving the non-keratinized mucosa, major aphthous ulcer can involve the masticatory mucosa as well as such as the dorsum of the tongue and gingiva। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि नॉन केरेटिनाइज्ड म्यूकोसा को इन्वॉल्व करता है, लेकिन जो हमारी मेजर एप्थस अल्सर की फॉर्म होती है इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व इन केरेटिनाइज्ड म्यूकोसा। तो केरेटिनाइज्ड म्यूकोसा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डॉर्सम सरफेस ऑफ टंग पे, जिंजाइवा पे। तो हमारा मेजर एप्थस अल्सर यहाँ पे भी मिल सकता है। द अल्सर अपीयर कार्टिफॉर्म एंड इट हील विथ स्कार फॉर्मेशन इज अबाउट 6 वीक टाइम। तो जो अल्सर होगा वो क्रैटिफॉर्म का दिखेगा। क्रैटिफॉर्म का मतलब क्या होता है, ऑनिंग टू इट्स इंक्रीज डेप्थ, मतलब अपनी डेप्थ को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। और ये हील होने के बाद वहाँ पे स्कार की फॉर्मेशन करता है, इसे 6 वीक का टाइम लगता है। फ्यू लीजन में लुक लाइक मैलिग्नेंट अल्सर। जो मेजर एप्थस अल्सर के कुछ अल्सर्स लीजन होते हैं वो हमें मैलिग्नेंट अल्सर की तरह दिखते हैं। Moreover, sometimes these lesions occur in association with HIV infection। कभी कभी मेजर एप्थस अल्सर हमें HIV इन्फेक्शन के साथ भी एसोसिएटेड दिख सकता है। मेजर एप्थस अल्सर often become secondarily infected and in such cases the healing process is further delay। अगर मेजर एप्थस अल्सर सेकेंडली इन्फेक्टेड हुए तो वो हीलिंग को और भी ज़्यादा डिले कर देंगे। तो ये हमारा मेजर एप्थस अल्सर है, जिसे हमने देखा कि 1 और 2 दिखेंगे, डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है। देखो ये आपको देख के लग रहा है क्रेटिफॉर्म की कुछ डेप्थ भी ले रखी होगी। ये हमारा मेजर एप्थस अल्सर है, ये भी हमारा मेजर एप्थस अल्सर है। नेक्स्ट हमारी थर्ड एंड लास्ट फॉर्म होती है हर्पेटिफॉर्म एप्थस अल्सर। हर्पेटिफॉर्म टाइप ऑफ एप्थस अल्सर प्रोड्यूस रिकरेंट क्रॉप ऑफ एक्सट्रीमली पेनफुल स्मॉल अल्सर इन द ओरल म्यूकोसा। तो हर्पेटिफॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे क्रॉप्स दिखती हैं अल्सर की। क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अल्सर्स। हमने माइनर में क्या पढ़ा, 1 to 5 लीजन, मेजर में क्या पढ़ा, 1 to 2 लीजन। लेकिन जब आपकी हर्पेटिफॉर्म एप्थस अल्सर की बात होती है तो वहाँ पे आपको मोर देन 5 अल्सर्स देखने मिलते हैं, और आप बोल सकते हो कि वहाँ पे हमें बहुत सारे क्रॉप्स दिखती हैं अल्सर की। और वो जो अल्सर होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं और साइज़ में छोटे छोटे अल्सर होंगे। स्मॉल अल्सर होते हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं और क्रॉप की फॉर्म में दिखते हैं, विच रिजेंबल हर्पेटिक अल्सर, ठीक है। ये जो अल्सर्स होते हैं हर्पेटिक अल्सर्स की तरह दिखते हैं, इसीलिए हमने इसे हर्पेटिफॉर्म एप्थस अल्सर नाम दिया। These ulcers do not develop following vesiculation and excrete no virus infected cells। तो इसमें वेसिकुलेशन नहीं होता है
और वायरस इन्फेक्टेड सेल भी नहीं होती है। देयर नंबर वेरी फ्रॉम फ्यू डोजन्स टू सेवरल हंड्रेड एंड ईच अल्सर इज सराउंडेड बाय ए वाइड जोन ऑफ इरिथमा। तो जैसे कि हमने ऊपर ही देखा कि क्रॉप में प्रेजेंट होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वो रेड कलर के एरिया से सराउंड होते हैं। साइज ऑफ दीज अल्सर रेंज बिटवीन 1 to 2 mm इन डायमीटर। इनका जो साइज होगा वो 1 to 2 mm होगा। देख लो कितना छोटा है। हमने माइनर और मेजर में क्या पढ़ा था, डायमीटर इन सेंटीमीटर, लेकिन हर्पैटिफॉर्म में डायमीटर कहाँ पे आ गया, मिलीमीटर में। तो इनका जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है, 1 to 2 mm होगा। However, on few occasions, small ulcer coalesce together to form a large irregular ulcer। तो कुछ कुछ कंडीशन में हमें क्या देखने मिला है कि जो हमारा छोटा छोटा अल्सर है वो एक दूसरे में मर्ज कर गया है और उन्होंने एक लार्ज अल्सर बना लिया है। जैसे ये हमारा छोटा छोटा हर्पैटिफॉर्म अल्सर था पहले, और इसने बाद में क्या किया, एक बड़ा अल्सर बना लिया, ठीक है। तो ये एक बड़ा अल्सर बना लिया। तो वहाँ यही लिख रहा है कि कहाँ गया, किधर गए हम, हाँ। However, few occasions small ulcer coalesce together। जो छोटे छोटे अल्सर हैं वो मर्ज हो जाते हैं साथ में और एक बड़ा अल्सर फॉर्म कर लेते हैं। द अल्सर लास्ट फॉर सेवरल वीक और मंथ। जो हमारा अल्सर होता है वो कुछ हफ्तों से लेके महीनों तक रहता है। चिल्ड्रन इन देयर लेट टीन्स often suffer from these disease and the lesion occur in both gland bearing mucosa as well as over keratinized mucosa, ठीक है। The lesion usually heal up within 1 to 2 week। तो हमारा 1 to 2 week में लीजन हील हो जाता है। तो ये हमारे हर्पैटिफॉर्म अल्सर्स हैं, देख रहे हो आप कि क्रॉप की फॉर्म में दिखते हैं, मोर देन 5। ये छोटे छोटे अल्सर होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये मर्ज करके बड़ा अल्सर बना लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा है छोटा छोटा अल्सर है इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको क्या दिखा कि इन्होंने मर्ज किया, कोलाइज कर लिया और एक बड़ा अल्सर फॉर्म कर लिया। तो ये भी हर्पैटिफॉर्म है। इधर आप बहुत इजीली विजिबल कर पा रहे होंगे कि बड़ा अल्सर एक। तो ये इट इज़ नॉट ए मेजर एप्थस अल्सर, इट इज़ ए हर्पैटिफॉर्म एप्थस अल्सर, ठीक है। मेजर एप्थस अल्सर से कंफ्यूज नहीं करना है, हर्पैटिफॉर्म है, ठीक। आगे आया हमारा नेक्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो पैम्पिगस में एब्सेंस ऑफ वेसाइकल्स एंड ब्लब्स। तो हमने क्या पढ़ा है पैम्पिगस में कि वेसाइकल्स एंड बुल्लास बनते हैं, बट वेसाइकल्स और बुल्ला क्या होते हैं, फ्लूइड फिल्ड लीजन्स, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड लीजन। लेकिन हमारा एप्थस अल्सर में वेसाइकल्स और बुल्लास नहीं बनते। तो हमारा पहला हुआ पैम्पिगस, दूसरा हुआ हमारा साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। इरिथमा मल्टीफोमा में से कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा एप्थस अल्सर होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इरोजिव लाइकन प्लानस, जिंजाइवल स्टोमेटाइटिस, ठीक। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने क्या देखा, पैम्पिगस, साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया, इरिथमा मल्टीफोर्मा, इरोजिव लाइकन प्लानस, जिंजाइवल स्टोमेटाइटिस। मैनेजमेंट हमने डिवाइड किया है 2 फॉर्म में, माइल्ड केसेस एंड सीवियर केसेस। कि माइल्ड केसेस में हम कैसे मैनेज करेंगे और सीवियर केसेस में। तो माइल्ड केसेस में टॉपिकल प्रोटेक्टिव इमोलिएंट बेस देंगे, ठीक है। टॉपिकली टेट्रासाइक्लिन माउथ वॉश QDS फॉर 5 to 7 days। टॉपिकली ट्राई एमाइनसुलिन ऑक्ट्राराइट QDS दे सकते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं हम टेट्रासाइक्लिन की, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। सीवियर केस में हमने बैक्लोमेथासोन स्प्रे दिया है, क्लोरा टेट्रासाइक्लिन माउथ रिंस बोला है, इंटरफेरोन अल्फा, निकोटीन टैबलेट एंड ये सब हमारा हो गया सीवियर केसेस का मैनेजमेंट। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एप्थस अल्सर। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इट्स रियली मोटिवेटेड मी फॉर मेकिंग मोर वीडियो। थैंक यू।